Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about national income methods. आज हम methods of national income में income method के बारे में जानेंगे. Income method बहुत ही important होता है. इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस्ड बनते हैं. तो देखते हैं इनकम मेथड क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. आज हम देखते हैं कि जो इनकम मेथड में हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है. ये उस पार्ट को आज हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं. इनकम मेथड या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दिस इज कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं. क्यों कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? बिकॉज इन दिस मेथड वी मेजर द फैक्टर इनकम्स पेड आउट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स यूज हुए हैं, तो जो उनके ऑनर्स हैं उनको जो इनकम पे की जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं. प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन फैक्टर्स को यूज किया जाता है. हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब लैंड के लिए, जिससे हमने लैंड लिया तो लैंड के लिए उसको रेंट देना पड़ेगा. लेबर को वेजेस, सैलरी दे पे करनी पड़ेगी. कैपिटल, जो उसने पैसा उठाया है, ये जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा. तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनको इनकम पे करता है फर्म. फर्म बिजनेस को इन सबको इनकम पे करनी होती है. तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. वी मेजर द फैक्टर इनकम्स पेड आउट that is distributed to the owners of factor of production. तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर है तो उनको वेजेस देना, लैंड के लिए किसी को रेंट देना, आपने इंटरेस्ट हो दिया, फर्म ने किसी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, ये कहीं से बोरो किए फंड्स, तो उसमें फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा. तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इनकम पे करना है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, समझ गए इसका मीनिंग क्या होता है. अब देखते हैं कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम. समझ. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं किसी फर्म में तो उनको जो सैलरी पे की जाती है, जो वेजेस पे दिए जाएंगे उनके काम के लिए, चाहे कैश में हो या काइंड में वो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. रेंट एंड रॉयल्टी, जो फर्म बिल्डिंग यूज करेगा, जो लैंड यूज कर रहा है, उस पर रेंट पे करना पड़ेगा उसे. रॉयल्टी वो होती है जो माइनस इंटेंजिबल एसेट्स को यूज करने के लिए पे करते हैं. अभी हम डिटेल में देखेंगे सभी कंपोनेंट्स को. इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाता है. प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा और जो फर्म को चला रहा है इसको प्रॉफिट मिलता है. और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या होती है अभी हम देखते हैं डिटेल में कंपोनेंट स्टेप वाइज. सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज is the total remuneration in cash, in kind, and social security contribution by employers payable by enterprise to the employees in return for the work done by them. तो compensation वो है employees को जो उनके काम के बदले, जो उनको सैलरी दी जाती है, जो भी वेजेस उन्हें मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी फर्म में तो उसके लिए वो सैलरी लेगा, तो कुछ रिटर्न में जो उसको पे किया जाता है उसको हम कहते हैं कंपेंसेशन. पेबल बाय एन एंटरप्राइज टू द एम्प्लॉयज इन रिटर्न फॉर द वर्क डन बाय देम. तो जैसे आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, उस काम के लिए जो आपको पेमेंट मिलती है, जो वेजेस मिलेंगे, उसको हम कहते हैं कंपेंसेशन. टोटल रिम्यूनरेशन इन कैश, अब ये कंपनसेशन कैश में भी पे की जा सकती है. काइंड में मतलब गुड्स और सर्विसेज. एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर्स जो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए. जैसे कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, प्रोविडेंट फंड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज को. तो ये सब जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन. एम्प्लॉयज में वो भी आता है, तो इसमें आएगा वेजेस,
in cash, wages in kind and social security contribution by employers. तो जो भी कंपनी कोई फर्म जो एम्प्लॉय को पे कर रही है, चाहे वो कैश में दे रही हो, काइंड में दे रही हो या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, वो सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाता है। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इसका मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स डेली, वीकली, मंथली पेमेंट्स इन कैश। अब जैसे कोई भी फर्म की जो स्कीम होगी किसी कंपनी की, वो सारे मंथली सैलरी पे करते हैं, कुछ लोगों को डेली वेजेस पे किए जाते हैं, तो जो भी पेमेंट कैश में हो, ठीक है। रेगुलर सैलरीज हो गया, ओवर टाइम या ज़्यादा काम करने के लिए जो ओवर टाइम मिलता है, बोनस, दिवाली बोनस या अच्छा काम करने पे कई बार बोनस पे करती है कंपनीज। और बाकी अलाउंसेस जैसे डियरनेस अलाउंस, इसको महंगाई भत्ता कहते हैं। हाउस रेंट, कुछ कंपनीज हाउस रेंट भी पे करती हैं एम्प्लॉयज को। कन्वेंस अलाउंस, तो जो भी पैसा में चीजें दी जा रही है एम्प्लॉयज को, चाहे वो उनकी सैलरी हो, उनको कोई अलाउंस पे किया जा रहा है, डियरनेस अलाउंस या ओवर टाइम बोनस, जो भी पैसे से पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इन कैश मतलब यही नहीं कि नकद पेमेंट अकाउंट में भी डालना, जो मतलब जो पैसे पे कर रही है कंपनी किसी एम्प्लॉय को, वो हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या होता है? कंपनी काइंड हो गई। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज। पैसों के अलावा, कैश पैसों के अलावा जो फैसिलिटीज एक कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है, कुछ और जो एम्प्लॉय को वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसे कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, अब हमने लास्ट इसमें देखा था ना, रेंट, कुछ कंपनीज रेंट पे करती हैं एम्प्लॉयज के लिए, हाउस रेंट की फैसिलिटी देती है कई कंपनीज। ये है रेंट फ्री अकोमोडेशन। जैसे किसी कंपनी ने आपको, जहाँ आप काम करते हो, आपको घर दे दिया जिसपे आपको रेंट नहीं देना, तो उन्होंने आपको कोई पैसा नहीं दिया, काइंड में पेमेंट है, कोई पैसा नहीं दिया लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, तो ये हो गया काइंड में वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। मीन्स कई कंपनीज फ्री मीन्स प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज को। व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज, कंपनी के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए व्हीकल्स देना, कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कार्स दे देती हैं, व्हीकल्स देती हैं उनके पर्सनल यूज के लिए। हॉलीडेइंग फैसिलिटीज, बाहर एम्प्लॉय को छुट्टियों पे भेज देना कंपनी के एक्सपेंस पे, तो यहाँ कंपनी एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं दे रही लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वेजेस एंड सैलरी काइंड में दे रही है, तो ये भी काम के लिए दिया जाता है, तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। फ्री यूनिफॉर्म, तो ये सब बेनिफिट्स जो पैसों के अलावा दूसरी सर्विस जो प्रोवाइड करती है एक फर्म एम्प्लॉयज को, तो उससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो काइंड में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इनकम। जैसे फ्री यूनिफॉर्म, व्हीकल्स। चलिए देखिए नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। बाय एम्प्लॉयर्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाय एम्प्लॉयज नहीं आएगा। अगर वो पूछ लेते हैं एग्जाम में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, या ये कंपनसेशन में काउंट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज काउंट नहीं होता, बाय एम्प्लॉयर्स, क्योंकि कंपनी क्या पे कर रही है एम्प्लॉय को, हम ये देख रहे हैं ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन जो उसका शेयर है सोशल सिक्योरिटी में, वो काउंट नहीं होता। Contribution of employers, not employees, towards social security schemes like insurance, provident fund, gratuity, तो ये भी compensation of employee का पार्ट है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को, पीएफ देना, ग्रेच्युटी देना, तो ये पार्ट होगा हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, rent refers to the amount payable by the tenant to the landlord for the use of land and buildings। जो टेनेंट है वो किसी के लैंड बिल्डिंग को यूज करता है, किराए पे देता है कुछ लैंड बिल्डिंग, तो उसके लिए उसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो जो फर्म है, एम्प्लॉयर है, उसको भी वो रेंट पे करना पड़ता है, तो हो गया रेंट, किसी की बिल्डिंग, किसी का लैंड यूज करने के लिए जो अमाउंट पे की जाती है। रॉयल्टी refers to the amount payable for the use of assets like patents, copyrights, mines। रॉयल्टी वो अमाउंट है जो किसी के माइंस यूज करने के लिए, माइन यूज करने के लिए रेंट नहीं पे करते, रॉयल्टी पे करते हैं।
तो फॉर द यूज ऑफ एसेट, जैसे कि कॉपीराइट यूज करना किसी का, जिसपे किसी और का क्लेम था, कॉपीराइट था, उसको यूज कर रहे हो तो उसको फी पे करी जाती है। तो फॉर द यूज ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कुछ राइट्स उन्होंने रिजर्व कराए होते, कुछ डिजाइन होता है ना, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ डिजाइन पेटेंट करा दिए जाते हैं, पेटेंट की वो डिजाइन उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए। तो अगर आपको वो डिजाइन यूज करने हैं, किसी फर्म को वो डिजाइन यूज करने हैं, तो जो ऑनर है उसको एक फीस देनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फॉर द यूज ऑफ मनी वेदर बोरोड और प्रोवाइडेड बाय द ऑनर्स। अब फर्म जो पैसा कहीं से लोन ले रहा है, किसी बैंक से लोन ले रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ऑनर उस पर अपना पैसा भी लगा रहा है, जो एंट्रीप्रेन्योर है, ऑनर है, उसने फर्म में अपना पैसा लगाया, तब भी फर्म को उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के लिए तो वो लोन है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के लिए वो रेंट देंगे, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल पे जो पैसा उस पर इन्वेस्ट करा जा रहा है फर्म में, उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, कि चाहे वो पैसा बाहर से लिया हो, लोन लिया हो, या फिर ऑनर ने खुद प्रोवाइड किया हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट। अब एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस शुरू किया, जो बिजनेस को चलाता है, जो ऑनर है, उसे भी तो काम के बदले कुछ मिलना चाहिए, तो उसको मिलता है प्रॉफिट। अमाउंट पेएबल टू द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज। जो ऑनर को जो अमाउंट पे की जाती है उसे कहते हैं प्रॉफिट। इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इसे एंटरप्रेन्योर्स की इनकम कहते हैं, इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑनर की इनकम है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीन पार्ट हो गए प्रॉफिट के। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब इट रेफर्स टू द डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जिनका भी किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके शेयर होते हैं कंपनी में, तो उन शेयर्स पे उनको डिविडेंड मिलता है। तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा जाता है शेयर होल्डर्स को, उनको डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी के जो कि शेयर्स खरीदता है तो उसके उस पर उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा गया शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने पे। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय कंपनीज ऑन प्रॉफिट। अब कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर उसको एक कॉर्पोरेट टैक्स, एक टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो वो टैक्स पे करती है कंपनीज अपनी प्रॉफिट पे, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। पे प्रॉफिट के पार्ट्स हैं, पहला हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी को पे करना पड़ता है सरकार को, गवर्नमेंट को। तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जैसे नाम से समझ आ रहा है, रिमाइंडर, बचा हुआ, जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व पे इसे कहते हैं। प्रॉफिट केप्ट बाय कंपनीज फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जैसे आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हो, तो वैसे ही कंपनी भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करके रखती है, उसका बच गया, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, ये बचा हुआ है, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व भी कहते हैं। कल को जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज कर सकता है। बाकी तो उसने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स उसने गवर्नमेंट को दे दिया। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसको रिजर्व या रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी सेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें देखना है क्या होता है। दिस इज मिक्स्ड इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। अब कोई लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ कंपनी में किसी फर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो किसी और का काम नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, किसी लॉयर ने अपने खुद का एक फर्म खोल लिया, तो जो अपने लिए काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। कोई भी किसी ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, अब उसने अपना बिजनेस शुरू करा, उसके लिए उसको भी तो रेंट, लैंड चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, ये सब चाहिए। उसको भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। अगर कोई अपना भी काम शुरू कर रहा है तो उसके लिए उसे लैंड चाहिए,
लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर तो वो खुद है। तो जो अगर उसने हम ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने अपना ही लैंड लगाया, ठीक है, अपना ही लैंड लिया, किसी और का लैंड नहीं लिया जिसको उसको रेंट देना होगा बाहर, अपना ही ज़मीन यूज़ की, अपना ही लैंड लिया, लेबर भी खुद ही है, खुद ही सारा काम मैनेज कर रहे हैं, किसी और को हायर नहीं किया, कैपिटल में अपना ही पैसा लगाया, और एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही है। तो क्या जो अपना ही लैंड यूज़ कर रहा है, खुद ही लेबर है, खुद ही कैपिटल अपना पैसा लगा रहा है और एंटरप्रेन्योर खुद ही है, तो क्या उसको भी इन सब की फैक्टर पेमेंट होनी चाहिए? अगर वो किसी को बाहर से लेता तो लेबर को वेजेस देते, लैंड अगर कहीं और से लेते तो रेंट पे करते, लेकिन वो अपना ही यूज़ कर रहे हैं तो खुद को भी तो वो एक इनकम पे करेंगे। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए जैसे वेजेस फॉर ऑन लेबर, जो खुद लेबर कर रहे हैं इसलिए खुद को वेजेस देना, रेंट फॉर ऑन लैंड, अपने ही लैंड पे रेंट देना, इंटरेस्ट फॉर ऑन कैपिटल, अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट आना जो खुद का पैसा लगाया है, एंड प्रॉफिट फॉर रिस्क बेयरिंग। Since it is difficult to separate how much of this income is from wages, rent, or profit, it is recorded as mixed income. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उसको जो इनकम हो रही है, जो उसको इनकम हो रही है, उससे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है कि जो इनकम उसको मिल रही है उसमें से कितना पार्ट रेंट का है, क्योंकि उसने अपना ही जमीन यूज किया ना, किसी और को बाहर से लैंड या बिल्डिंग नहीं दिया, तो कितना पार्ट उसका रेंट का है, कितना पार्ट उसका वेजेस का है, कितना पार्ट प्रॉफिट का है, कितना इंटरेस्ट है कैपिटल पे, ये सेपरेट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, उसको हम मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर है उसका क्लिनिक है, तो डॉक्टर को जो इनकम हो, तो मान लेते हैं कि डॉक्टर है, क्लिनिक है, उन्होंने अभी किसी को हायर नहीं किया हुआ, खुद सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अपना ही लैंड यूज किया है, अपना ही सारा पैसा लगाया है, ठीक है। उनको जो इनकम हो रही है उसमें से कितना पार्ट उनके लैंड के लिए रेंट है, कितना पार्ट उनके जो लोअर वो कर रहे हैं उसके वेजेस है, कितना पार्ट उनके कैपिटल का इंटरेस्ट है उनकी इनकम में से, और कितना उनका प्रॉफिट है, ये सब डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लैंड में इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमने इसको समझना है। उसकी डॉक्टर जिनका अपना क्लिनिक है डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं इनकी इनकम में से कि कितना उनका रेंट बनता है, कितना वेजेस बनता है, कितना प्रॉफिट बनता है, कितना इंटरेस्ट पे होना चाहिए कैपिटल पे। इसलिए उस इनकम को जो उनको टोटल इनकम हो रही है उसे हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स्ड हो गया, उसमें रेंट भी है, वेजेस भी है, प्रॉफिट भी है, क्या इंटरेस्ट भी है, इसलिए उसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए मैं आगे देखें। ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? Sum of rent, royalty, interest and profit is called operating surplus। बहुत बार आपको ये टर्म दिखेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ नहीं है, बस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको ऐड करके बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इन सबको जोड़ दो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम हमने इसमें नहीं किया है। चलिए अगर नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से, बस थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास से। एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रॉयल्टी अगर होगी तो रॉयल्टी ऐड करेंगे, प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। अभी जो हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, यही सब पढ़ा। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी और एनडीपीएफसी में से, जैसे आपको पता है कि एनडीपीएफसी में जब हम एनएफआईए ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम निकल आती है। एनएनपीएफसी इज एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनडीपीएफसी इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम,
इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। उसमें जब एनएफआईए ऐड कर देंगे तो हमारे पास एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आप सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम ऐड कर दो तो आपका एनडीपीएफसी निकल जाएगा। इसमें आपको दोबारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें। अभी हमने थ्योरी पार्ट करा है, समझा है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के इनकम मेथड पे। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास से, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। देखा हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले देखा था हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? जो रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को दी जाती है फॉर द वर्क डन बाय देम। जो काम कर रहे हैं किसी काम में तो उसके बदले जो उनको रेम्यूनरेशन मिलती है उसको कहते हैं कंपनसेशन। अब वेजेस एंड सैलरी कैश में हो सकती है। कैश में मतलब जो भी उनको मंथली डेली जैसे भी पेमेंट मिलती है, सैलरी पे की जाती है, वेजेस पे किए जाते हैं, ओवर टाइम मिलता है ज़्यादा काम करने के लिए, बोनस मिलता है। ठीक है, बोनस जैसे फेस्टिवल्स पे या अच्छा काम करने के लिए कई बार बोनस मिलता है। और बाकी अलाउंसेस जैसे डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो जो भी पेमेंट उनको पैसे से दी जा रही है वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। इसमें पैसा नहीं दे रहा, वो गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, तुम रेंट नहीं पे कर रहे, आपको घर दे दिया जिसका आपको रेंट नहीं देना, रेंट फ्री अकोमोडेशन है। हॉलीडे फैसिलिटीज, हॉलीडे पे कहीं बाहर घूमने भेज दिया, फ्री मील्स, फ्री यूनिफॉर्म। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज करें। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट किसी की लैंड बिल्डिंग यूज करना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस पर जो रेंट देना होता है। और रॉयल्टी होता है जो ऐसे ऐसे जैसे कि पैटेंट, कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट आप यूज कर रहे हो, माइंस या पैटेंट यूज कर रहे हो तो उसके लिए रॉयल्टी पे करनी होती है। इंटरेस्ट, अ फर्म जो है जो मनी वो बोरो कर रहा है, या तो बोरो कर रहा है बाहर से, जैसे लोन लिया, किसी से डेट लिया, या फिर ऑनर ने अपने फंड्स प्रोवाइड किए तो उस पर भी फर्म को जो इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर ऑनर को मिलता है अपनी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, अपनी रिस्क टेकिंग के लिए, जिसको हम इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड दिया जाता है जिससे शेयर होल्डर्स को। तो प्रॉफिट का क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को, कॉर्पोरेट टैक्स जो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करती है कंपनी अपने प्रॉफिट पे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो उनका बच गया प्रॉफिट जो किसी को देना नहीं पड़ा तो उसको सेव किया जाता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको रिटेन अर्निंग या रिजर्व भी कहा जाता है। जो बच्चे अकाउंट से होंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, उन्होंने सब पढ़ा होगा, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। बाकी जो बच्चे अकाउंट से नहीं भी हैं वो भी समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, प्रॉफिट को 3 पार्ट में बांट दिया। क्या आपके पास जो इनकम आती है, कोई इनकम आती है घर में, तो क्या करते हो, कुछ पार्ट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स में भी तो टैक्स पे करना पड़ता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर देते हो, तो वैसे ही कंपनी अपने फ्यूचर के लिए सेव कर देती है, उसको रिटेन कर देती है, तो इसे रिटेन अर्निंग या रिजर्व भी कहते हैं। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो इनकम है उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि उसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉयर है जो अपनी फर्म चला रहा है, तो ये सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना उसमें से वेजेस का पार्ट है, कितना रेंट है, कितना प्रॉफिट है, या कितना इंटरेस्ट है। तो इसलिए टोटल को हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ध्यान रखना इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम ऐड नहीं होते। क्वेश्चन में बहुत बार आएंगे, करेंगे इन प्रैक्टिस। एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम, आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम के सारे अभी हमने कंपोनेंट पढ़े, इन सबको जोड़ दो तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा।
एनडीपीएफसी में एनएफआई ऐड करके नेशनल इनकम प्रधानमंत्री एफसी निकल जाता है. So I hope you like it and understood this method. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. If you like the video, please share it. अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, बेनिफिशियल रहेगा. क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चे हैं प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके भी जीके में हेल्प करेगा. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज शेयर द वीडियो. थैंक यू.